हुँ। तो इस सेशन में पहले हम लोग वैल्यू एडेड मेथड देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या कांसेप्ट है, ठीक है? और फिर उसके बाद इनकम मेथड देखेंगे और इन दोनों के बीच जो भी सब टॉपिक्स आते हैं, जो भी बेसिक से कॉन्सेप्ट्स आते हैं, जैसे कि एनएफआईए, गुड्स का कॉन्सेप्ट और ग्रॉस नेट का कॉन्सेप्ट और फिर कुछ स्कूल वाले जो सो कॉल्ड फॉर्मूले याद करवाते हैं, उसको कैसे शॉर्ट ट्रिक्स से हम लोग इजी बना सकते हैं कि हाँ उतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करने से अच्छा है ये ट्रिक बस पता रहना चाहिए, बाकी न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल का पोर्शन कोई न्यूमेरिकल तो सॉल्व करेंगे नहीं, बट हाँ कॉन्सेप्ट दे देंगे इतना कि हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस सेशन में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और जो भी स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट था और इंट्रो टू मैक्रो इकोनॉमिक्स था वो कवर अप कर लिया था। इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले टाइप्स ऑफ गुड्स से। तो गुड्स के एंड यूज के बेसिस पे गुड्स को क्लासिफाई करा गया है। दो सब डिवीजन है, पहला है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में वैसे गुड्स आते हैं जिनको या तो एज इट इज हम रीसेल कर सकते हैं या फिर और फर्दर प्रोडक्शन करके कुछ चेंजेस लाकर उनको दोबारा से हम लोग सेल कर सकते हैं। बट हाँ इंटरमीडिएट गुड्स को हमको सेम ईयर में ही रीसेल करना पड़ेगा या फिर फर्दर प्रोडक्शन में भेजकर बेचना पड़ेगा। तो ये याद रखना कि इंटरमीडिएट गुड्स में टाइम लिमिट रहता है अपने पास कि हाँ सेम ईयर में ही ये काम करना है। द सेकेंड वन इज फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में वैसे गुड्स आते हैं जिसको या तो हम लोग कंजम्पशन के लिए यूज करते या फिर हम लोग इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करते। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनल गुड्स को दो सब डिवीजन में क्लासिफाई करा गया। तो पहला है वो है कंजम्पशन गुड्स, दूसरा है कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, जैसे चॉकलेट हुआ डेयरी मिल्क, जाके लिया और खा लिया, बहुत अच्छा लगा डेयरी मिल्क खाकर, मेरा वांट जो था सेटिस्फाई हो गया। तो ये कंजम्पशन गुड्स हुआ। और कंजम्पशन गुड्स को भी चार सब कैटेगरीज में डिवाइड करा गया। अब इतना मतलब इतना डिवीजन जो किया है पूरा कंफ्यूजन आ जाएगा कि कौन क्या है कैसे आता है। तो सेशन का रिकॉर्डिंग तो रहेगा ही, प्लस सेशन एंड के बाद जाकर ये नोट्स ग्रुप पे भेज दिए, वो देख लेना। तो पहला आता है ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स में वैसे गुड्स आते हैं जो हाँ 1 साल से ज्यादा लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीवी हो गया, एसी हो गया। ये क्या है, अब कुछ रेयर स्टूडेंट्स आएंगे कहेंगे कि आज ही लिया था एसी कल ही खराब हो गया, तो वो प्रभावती गुप्ता वाला केस है, तो वो तो चलता ही रहता है। ठीक है, तो ड्यूरेबल गुड्स में वैसे गुड्स आते हैं जो हाँ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चल सकते हैं। दूसरा आता है सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स मतलब हाँ साल भर में ये खराब हो सकते हैं, हाँ साल भर यूज कर लिया अच्छे से बस हो गया, जैसे कि क्लोथ्स, शूज, क्रॉकरी। ठीक है, फिर थर्ड वन इज नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स में जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए उसको खरीदा है बस उसी बीच वो चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल का मोबाइल का रिचार्ज करवाया है, 1 साल का मोबाइल का रिचार्ज करवाया है, तो वो 1 साल तक ही चलेगा। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 दिन चल जाएगा, 1 साल 3 दिन चल जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो जो उसका स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम रहेगा उसी बीच वो चलेगा, उसके बाद वो फिर खत्म हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज सर्विसेज। सर्विसेज में जो गुड्स के अपार्ट जो भी चीजें आती, जो भी सर्विसेज आते वो रहते, जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज। क्या है, गुड्स को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट सर्विस क्या देख नहीं सकते हैं। अब जो हमारा बैंकिंग सर्विस है उसको देख तो नहीं सकते, बट हाँ उसको यूज तो कर सकते हैं। ठीक है, वही एग्जांपल दिया हुआ, बैंकिंग हो गया और टीचिंग हो गया, ये सब। अब सेकेंड वन जो फाइनल गुड्स का क्लासिफिकेशन है, कैपिटल फाइनल गुड्स। ये क्या होता है कि ये प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है दूसरे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। अब कहोगे कि इंटरमीडिएट गुड्स और कैपिटल गुड्स के बीच में फिर डिफरेंस क्या है। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग को विद इन सेम ईयर यूज करना रहता है या फिर रीसेल करना रहता है, बट कैपिटल गुड्स के साथ ऐसा नहीं। कैपिटल गुड्स को हम लोग 4 साल 5 साल जितना चला सके उतना चला सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है इंटरमीडिएट गुड्स में, गुड्स जिस चीज का हम लोग यूज कर रहे हैं उसको पूरा कंज्यूम करना पड़ता है।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मिल्क है, ठीक है, उससे हमको बनाना है स्वीट्स, उससे हमको बनाना है स्वीट्स। तो क्या करना पड़ेगा, मिल्क को पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके वो स्वीट बनेगा। बट कैपिटल गुड में ऐसा नहीं है। मशीनरी अगर लगाया और उससे बनाना है हमको, फॉर एग्जांपल शूज, तो क्या होगा, मशीन को पूरा चेंज नहीं करना पड़ेगा, मशीन के हेल्प से हम किसी न्यू गुड्स को, किसी न्यू सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कैपिटल गुड्स में और इंटरमीडिएट गुड्स में। तो यहाँ तक तो गुड्स का क्लासिफिकेशन खत्म हुआ। अब कोई डाउट है या कुछ भी पूछना है तो प्लीज कमेंट कर दो। चलो ठीक है, तो मतलब कोई डाउट अभी नहीं आया है तो क्लियर है। अब क्या होता है कि चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, ठीक है। अब स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर कह दिए कि हाँ, तीन मेथड्स है, तीन मेथड से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। पर नेशनल इनकम नहीं, हम लोग जीडीपी निकालते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो संदीप कर बुक को पूरा फॉलो अप करके आए और कह दिया ये कैसे कह सकते हो कि नेशनल इनकम नहीं, जीडीपी निकाल सकते हैं। आप खुद देखो, आपने अभी तक जितने भी सम्स किए या फिर कैलकुलेशन की, उसमें आप एंड एंड ऑफ द डे तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते ही होगे, ठीक है। तो वही है, तीन मेथड्स है अपने पास, नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए या फिर का जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए, जीडीपी निकालने के लिए। अब हम लोग निकालते ही क्यों है, इससे हमको पता चलता है कि हाँ, कि कंट्री के विद इन क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई। तो तीन मेथड्स कौन कौन से वो देखते हैं पहले। पहला है एक्सपेंडिचर मेथड, दूसरा है वैल्यू एडेड मेथड, तीसरा है इनकम मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैल्यू एडेड मेथड के साथ। नाम से ऐसा नहीं लग रहा वैल्यू एडेड मेथड? तो चलो पहले एक स्टोरी के साथ इसको कनेक्ट करते हैं। मान लो क्लास में टीचर ने प्रोजेक्ट दिया कि जाओ वाटर साइकिल पे जरा सा प्रोजेक्ट वगैरह बना के लाओ। तीन चार बच्चे हैं, उनके बीच प्रोजेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि तुम जो भी लिखने वाला काम है वो तुम करना, जो भी डिजाइन वाला काम है वो तुम करना, और जो भी सजावट वगैरह का काम है और सामान वगैरह लाने का वो तुम करना, ठीक। अब ये इन तीनों स्टूडेंट्स को काम मिल गया कि हाँ, एक ये काम करेगा, एक ये काम करेगा और एक ये काम करेगा, ठीक। इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही तो जाके वो प्रोजेक्ट पूरा होगा। हम्म? तो यानी ये तीनों वैल्यू ऐड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, यानी ये तीनों उस प्रोजेक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में भी ऐसा होता है। हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ईच लेवल या फिर एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। हर एक लेवल प्रोडक्शन साइकिल पे हम लोग जाते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जांपल साइड में दिया हुआ है अपने पास, राम है, ठीक है। इसने क्या किया, एक बड़ा सा इसके पास फील्ड था, तो सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा हम लोग अ, अच्छा से इसको यूज करें, इसको कंज्यूम करें अच्छे से और कुछ पैसा वैसा बनाए। क्या इसको ऐसे ही रख कर करेंगे। तो उसने उस फील्ड में एप्पल्स उगाए, ठीक। अब एप्पल उगा रहा है तो भाई खर्च तो करना पड़ेगा ना अपने एंड से, ऐसी थोड़ी बोला न्यूटन की तरह कह दिया कि हाँ चलो एप्पल उग जाओ तो उग गया, नहीं ना। तो एप्पल को ग्रो करना पड़ेगा। तो उसने 40,000 रुपए खर्च किए 100 केजी एप्पल उगाने के लिए, ठीक। अब 100 केजी एप्पल वो खुद में तो कंज्यूम नहीं कर सकता इतना, उसको भी तो पैसा चाहिए, पैसे का तो ये चक्कर चल रहा है। तो वो क्या करता है, इन 100 केजी एप्पल्स को मार्केट में बेच देता है 70,000 रुपए की वैल्यू से। और फिर क्या होता है कि अब एप्पल है तो ऐसा थोड़ी कि एप्पल फ्रूट वाला एप्पल है तो जाके एप्पल कंपनी, मोबाइल वाली कंपनी ऐसे कहेगी लाओ ये एप्पल दो, नहीं ना। वो किसी ऐसे बायर को ढूंढेगा कि हाँ, जो मेरा ये एप्पल है उसको कोई दूसरा गुड्स में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचे और उससे वो प्रॉफिट वगैरह जो कमाना कमाए। तो वो उसको मिलता है ट्रॉपिकाना कंपनी, ट्रॉपिकाना कंपनी जूस वगैरह बनाती है। तो वो ट्रॉपिकाना कंपनी को अपना 100 केजी एप्पल्स बेच देता है, ठीक है। 70,000 में ट्रॉपिकाना कंपनी को एप्पल्स बेच दिया। अब ट्रॉपिकाना कंपनी क्या करती है कि उन्हीं 100 केजी एप्पल से वो 40 ट्यूब ऑफ जूस बनाती, 40 ट्यूब्स ऑफ जूस।
और फिर उसके बाद उसको मार्केट में बेच देती है एट द वैल्यू ऑफ 90,000। 90,000। अब ये थोड़ा प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल से रिलेट करना। ये पूरा एक प्रोजेक्ट था, ठीक है। वैसे ही ये पूरा अपना 90,000, ये क्या है, ये टोटल वैल्यू 90,000। इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन आया, पहला तो एक अपना वो राम का कंट्रीब्यूशन आया 70,000 का इसमें। और इस 70,000 मतलब राम के एंड से ये 70,000 गए, ठीक है। राम के एंड से ये 70,000 गए। और फिर इन्हीं 90,000 में ट्रॉपिकाना कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन आया 20,000। ट्रॉपिकाना कंपनी के एंड से भी तो गए उस एप्पल को जूस में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या हुआ, जो वैल्यू ऐड हो रहा है इस इकोनॉमी में वो देखना है। राम के साइड से इस इकोनॉमी में 70,000 का वैल्यू ऐड हुआ, पर जो ट्रॉपिकाना कंपनी थी उसके एंड से सिर्फ 20,000 का ही वैल्यू ऐड हुआ। अब कुछ कहेंगे तो फिर ये हम लोग 90,000 क्यों नहीं लिए, 70,000 ही क्यों लिए, ऐसा ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा ना, कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। तो ये 90,000 है, ये फाइनल वैल्यू है कि हाँ ये इस प्रोसेस के बाद इसका कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट कंज्यूमर के पास चला गया। इस प्रोसेस के पहले जो भी कंट्रीब्यूशन हुआ जिसके भी एंड से, चाहे वो राम हो चाहे वो ट्रॉपिकाना कंपनी हो, उसको वैल्यू मतलब उसको हर एक लेवल पे कैलकुलेट करना इज वैल्यू एडेड मेथड। राम के साइड से 70,000 का वैल्यू ऐड हुआ, सो वैल्यू एडेड बाय राम इज 70,000। एंड जो ट्रॉपिकाना के साइड से वैल्यू ऐड हुआ वो कितना था, 20,000 का। पर जो टोटल वैल्यू ऐड हुआ इकोनॉमी में, टोटल वैल्यू में मतलब राम के साइड से जो वैल्यू ऐड हुआ प्लस ट्रॉपिकाना कंपनी के साइड से जो वैल्यू ऐड हुआ, वो इससे पता चलेगा टोटल वैल्यू कितना ऐड हुआ इकोनॉमी में। ठीक। अब डाउट वगैरह है तो इसमें पूछ लो, क्योंकि अब थोड़ा सा जो स्कूल वाले फॉर्मूले वगैरह याद करने कहते हैं उसको डिकोड करेंगे हम लोग। लेट मी, चलो क्लियर है। ठीक है। अब क्या होता है वैल्यू एडेड, अब हमको देखना है कि कितना कितना वैल्यू ऐड हुआ। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक मतलब जो भी हमारा बुक है जो भी है उसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, सेल्स प्लस चेंज इन्वेंट्री माइनस आईसी। तो ये जो सेल्स और चेंज इन्वेंट्री है, इसको हम लोग मतलब एक साथ कह सकते हैं कि हाँ वैल्यू ऑफ आउटपुट रिड्यूस, ये इसको हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं। इसको अगर ब्रेक डाउन करें तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि हाँ सेल्स कितना का हुआ और इन्वेंट्री में या फिर कहे तो स्टॉक में कितना का चेंज हुआ। तो चेंज इन इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक विच मीन्स जो लेफ्ट ओवर स्टॉक रह गया हमारा वो, और फिर उसके बाद जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग हटाते क्यों। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग केस लिए, ठीक है, ये जो राम अपने साइड से ये जो 40,000 का वैल्यू ऐड कर रहा है ग्रो करने में एप्पल को, इसको तो कैलकुलेट कर लिया गया इस 90,000 के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो अब हम इसको अगर दोबारा से कैलकुलेट करते हैं तो डबल काउंटिंग का एरर आ सकता है, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है, कम भी हो सकता है कैलकुलेशन, ऐसा नहीं है। बट डबल काउंटिंग का इशू आएगा, इसलिए हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हटा देते हैं। ठीक। अब क्या होता है कि कोई भी कंपनी है या फिर कोई भी फर्म है, वो एक मशीनरी तो सेटअप करती है। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी है, टाटा ने बहुत बड़ा ऐसा मशीन वगैरह सेटअप कर दिया कि हाँ इससे जो है चाय पत्ती बनेगी। ठीक। तो अब टाटा ये पॉइंट ऑफ व्यू देख के सेटअप करती है उसको कि हाँ ये हमारा 10 साल 5 साल 12 साल जितना ज्यादा चल सके उतना चलेगा। पर क्या होता है कि मशीन है भाई, कुछ ना कुछ खराबी तो आएगी ही, कुछ ना कुछ तो ठीक करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसको उसमें चेंजेस लाने के लिए उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये जो मशीनरी को ठीक करने के लिए या मशीनरी को मेंटेन करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ेगा उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आईपैड है जो मेरे पास, इसको हम यूज किए पढ़ा रहे हैं, पेड बैच ले आए और एक वैल्यू फिक्स कर दिए कि हाँ ये 40,000 का आईपैड है, तो इसका एक वैल्यू फिक्स कर दी कि ये पेड बैच से
हम अगला 3 साल में इस आईपैड का वैल्यू रिकवर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आईपैड का वैल्यू रिकवर करके हम ऐसे थोड़ी रखे थोड़ी देख रहे हैं, जब तक मेरा आईपैड चल रहा है चल रहा है। जैसे ही खराब होगा, जो मेरा साइड में सेविंग्स था इन 3 साल के पेड बैचेस से, उससे हम नया आईपैड खरीद लेंगे जब ये वाला खराब हो जाएगा। ठीक है। उसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। इट रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, पैसेज ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब एक क्या होता है कि एक कंफ्यूजन आता है माइंड में कि जैसे डेप्रिसिएशन और नॉर्मल और एक होता है नेचुरल कैलेमिटी के चलते। डेप्रिसिएशन तो मशीन वगैरह खराब हो गया उसको मेंटेन करने के लिए, मान लो कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट होकर बच जाता है, कंपनी खत्म हो जाती है, या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था, इसका तो पता ही नहीं था कि मशीन ऐसे खराब हो जाएगा, आग लग जाएगा, तो ये डेप्रिसिएशन में नहीं आता है। इस पे एमसीक्यू भी आता है डेप्रिसिएशन पे कि मतलब नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑप्शन में दे देगा, और एक दे देगा अनफोर्सीन चेंजेस। तो उसमें जो अनफोर्सीन वाला ऑप्शन रहेगा उस पर टिक करना है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में हम लोग ये देख के चलते कि हाँ, अगर ये मशीन खराब होगा तो इसका जितना कॉस्ट बैठता है उतना तो हम सेव कर लेंगे, ऐसा। अब फिर आता है ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। देखो, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, बिजनेस खोले, ठीक है, कोई एक मान लो बिजनेस है, कोई एक मान लो बिजनेस है। एक मिनट रुकना तो, इंटरनेट क्या हुआ, वाईफाई स्टार्ट किया। एक मिनट, इंटरनेट इशू है थोड़ा, एक मिनट रिफ्रेश हो। हाँ। सो अगर हम कोई फर्म या बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। हम लोग इंट्रो टू मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेशन में भी पढ़े थे कि बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल तो जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम बिजनेस स्टार्ट किए 100 रुपए, कोई हंसना नहीं वरना दांत निकाल देंगे। ठीक है, 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किए। अब क्या होता है कि ये जो 100 रुपया है मेरा, ये मेरे लिए ग्रॉ मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट है कि हाँ, इसमें जितना भी मतलब जो भी कुछ है बिजनेस में, जो भी चलेगा वो इसी कैपिटल से चलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब एक आता है नेट इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, ये बिजनेस मेरा 1 साल तक चला। अब फिर उसके बाद क्या होता है, डेप्रिसिएशन आता है, डेप्रिसिएशन वगैरह आता है। मान लो 1 साल, नेक्स्ट ईयर मेरा मशीन खराब हो जाता है, उसके लिए हमको 20 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो हम क्या होता है, पहले ही साल सेव कर लिए थे कि हाँ, हम 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाएंगे अपने बिजनेस से, क्योंकि क्या होगा, नेक्स्ट ईयर मेरा ये मशीन खराब हो जाएगा तो इसके लिए हमको खर्च तो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट साल मेरा जो भी मशीन था वो खराब हो जाता है, एंड हमको खर्च करना पड़ता है 20 रुपए एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरा मशीनरी खराब हो गया। तो ये जो 20 रुपए है जो हम सेकेंड ईयर में इन्वेस्ट करते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये डेप्रिसिएशन है। ठीक है। और अब क्या होता है कि ये इसका वैल्यू जो है वो 20 रुपए और लगा, जैसे 100 रुपए तो पहले लगा ही था, अब 120 रुपए मेरा हो गया टोटल। ठीक। तो ये 120 रुपए क्या हुआ, वाईफाई नहीं स्टार्ट करो यार, फिर वैसे पता क्या होगा, ऑफ हो जाता है। एक सेकेंड।
हाँ। हाँ, सो ग्रॉस वैल्यू या फिर कहे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसमें ये वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे हम लोग फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं मींस डेप्रिसिएशन। और जो भी अनसोल्ड स्टॉक होता है उस फाइनेंशियल ईयर में, वो देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर, अभी यहाँ पे एक टर्म आया, अब ह्यूमैनिटीज के भी बच्चे, बहुत ह्यूमैनिटीज के ही ऑलमोस्ट है सब। तो फाइनेंशियल ईयर मतलब एक तो ये हमारा हो गया कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग, 1 जनवरी से 31 या फिर 30 दिसंबर। और फाइनेंशियल ईयर होता है जो हमारा अप्रैल, आई गेस, जो हमारा अप्रैल या मार्च से स्टार्ट होता है। अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर मार्च या मई में खत्म होता है। एम आई राइट? कोई कंफर्म करना। हम्म। हम्म। फिर आता है नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट ये एक्चुअल एडिशन रहता है जो कैपिटल स्टॉक में हम लोग किए होते हैं इन द गिवन टाइम पीरियड। अब यहाँ पे देखना, इन अ गिवन टाइम पीरियड, इन अ गिवन टाइम पीरियड। स्टॉक और फ्लो का कॉन्सेप्ट याद आ रहा है? ठीक है। अब जैसे न्यूमेरिकल वगैरह रहता है, न्यूमेरिकल वगैरह, तो न्यूमेरिकल वगैरह में क्या क्या रहता है कि हाँ, ग्रॉस नेट का वैल्यू लेना, और सब सब्ट्रैक्ट करना, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऐड करना, ऐसा रहता है ना। तो इसके लिए कुछ एक्रोनिम वगैरह बनाए, एक्रोनिम वगैरह। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमको ग्रॉस से नेट में शिफ्ट करना है, यानी कि जी से ग्रॉस, यानी कि जी से गोद में लिए हुए है, और नेट से नेट में शिफ्ट करना है यानी निकालना है, तो क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और वहीं अगर नेट से ग्रॉस में आना है, यानी कि गोद में लेना है, ग्रॉस में आना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे। अब न्यूमेरिकल वगैरह आता है, तो न्यूमेरिकल वगैरह में कभी कभी क्या रहता है कि डेप्रिसिएशन की जगह लिख देता है कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये डेप्रिसिएशन को ही रेफर कर रहा है कि जो फिक्स कैपिटल पे जितना भी खर्च हुआ, या फिर उसको कहे कंजम्पशन ऑन फिक्स्ड कैपिटल। अब क्या होता है कि न्यूमेरिकल वगैरह में इनडायरेक्ट टैक्स को कुछ और नाम भी दे दिया जाता है, जैसे सेल्स टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी, एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये और कुछ नहीं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। फिर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है एनएफआईए का। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम क्या है। यहाँ पे एनएफआईए का फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, कुछ बहुत तेज बच्चा होगा स्क्रीनशॉट ले लिया कि हाँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड सब्ट्रैक्टेड बाय फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, ऐसा स्क्रीनशॉट लेके याद तो कर लिया, पर समझने में ज्यादा फायदा है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मेरा कंपनी है, ठीक है, वो इंडिया में अच्छे से चल रहा है, और जो भी ये फॉर एग्जांपल ये कंपनी है, मेरा अच्छे से चल रहा है इंडिया में, और बहुत अच्छा चल रहा है, और इंडियन बाउंड्री के विद इन ही सेटअप है, यानी कि इंडिया के अंदर ही मेरा कंपनी है, और इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, और ये अच्छा खासा चल रहा है। तो ये जो भी इनकम मेरा कंपनी कमाएगा, जो भी पैसा मेरा कंपनी कमाएगा, वो किस में आएगा? वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ठीक है। और फिर आता है नेशनल इनकम। अब मान लो कंपनी बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा ग्रो किया, तो क्या होता है कि हम इसका ब्रांच थोड़ा बढ़ा देते हैं, फ्रेंचाइजी वगैरह लाके, चलो थोड़ा अब इसको अमेरिका में, रशिया में सेटअप करेंगे। तो इसको हम ले जाते हैं अमेरिका में, सेटअप कर देते हैं, और अच्छा खासा अमेरिका में मेरा बिजनेस चलने लगता है। तो क्या है कि मेरा कंपनी तो इंडियन रजिस्टर्ड है, हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है, हम जो ओनर है, मेरे पास तो इंडियन रेसिडेंशियलशिप है। ठीक है। तो जो भी इनकम मेरा कंपनी का ब्रांच अमेरिका वाले ब्रांच से कमाएगा, अमेरिका वाला ब्रांच से जो भी इनकम आएगा मेरे लिए, वो नेशनल इनकम का ही पार्ट होगा, और उसको हम लोग कंट्री के इनकम में या फिर नेशनल इनकम में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम।
अब इसमें जो एनएफआई का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि कितना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये वाला ठीक है। अब इंडिया ऐसा कंट्री है कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज बाहर से भी आके सेटअप हो रखी है। जैसे कि एप्पल एग्जाम्पल ले लेते हैं एप्पल का। तो क्या होता है कि एप्पल रेवेन्यू करेगा, एप्पल इनकम जनरेट करेगा जो भी, तो वो हमारी कंट्री का इनकम का पार्ट थोड़ी होगा। वो तो उस कंट्री के इनकम का पार्ट होगा जहाँ पे एप्पल अपना जो भी रजिस्ट्रेशन शिप है वो करवा के रखा है, ठीक है। तो अब हम फॉर एग्जांपल अगर एप्पल 100 रुपये कमाता है इंडिया में, तो उसको इंडिया को 100 रुपये भरने पड़ रहे हैं ना दूसरी कंट्री को। ये इंडिया का पैसा थोड़ी है। और मान लो मेरा ही कंपनी अगर अमेरिका में सेटअप है, और वहां पे हम 100 रुपये कमा रहे हैं, और फिर हमको पैसा भेजना है कि हाँ चलो अब हम अपना कंट्री को वापस ये पैसा भेजते, या फिर जो मेरा मेन ब्रांच है इंडिया का, उसको वापस ये 100 रुपये भेजते। तो यही तो ये क्या हो गया, ये हो गया फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हम अगर अपनी कंट्री को पैसा भेज रहे बाहर से दूसरे देश से, तो ये फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड है। और फॉर एग्जांपल हम इंडियन या फिर कहे इंडिया अगर बाहर दूसरे किसी कंट्री को पैसा भेज रहा है या फिर फैक्टर इनकम भेज रहा है, तो वो पार्ट आता है फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड का, ठीक है। अब न्यूमेरिकल में दो तरह का क्वेश्चन आता है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम दिया हुआ है, उससे हमको डोमेस्टिक इनकम निकालना है, तो हम उससे क्या करेंगे, एनएफआई सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों? नेशनल इनकम में तो हमारा सब कुछ इंक्लूड होगा ना, कि विदेशियों ने कितना पैसा कमाया प्लस हमारे देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया, तो वो सब इंक्लूड होगा। तो अगर उससे हम ये पता लगा ले कि कितना पैसा हमने दूसरी कंट्रीज को भेजा है, ठीक है, वो सब ट्रैक कर ले, तो हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल जाएगा कि हाँ हमारी कंट्री ने या फिर हमारी कंट्री की कंपनीज ने खुद कितना पैसा कमाया, वो इससे पता चल जाएगा एनएफआई सब ट्रैक करने से। बट क्या होगा अगर मेरे पास डोमेस्टिक इनकम दिया हुआ है और हमको उससे नेशनल इनकम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम एनएफआई पता लगाएंगे कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो हमारा, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये फीफा माइनस फीटा। फ्रॉम अब्रॉड मतलब दूसरी कंट्री से हमें कितना पैसा आया है, ठीक है, और हम सब्ट्रैक्टेड बाय हमने दूसरी कंट्रीज को कितना पैसा भेजा है। अब इसका वैल्यू पॉजिटिव में भी रह सकता है, नेगेटिव में भी रह सकता है, ये ध्यान देना। तो अब क्या होता है, कभी कभी दिया रहता है कि जैसे डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम डायरेक्ट नहीं लिखा, एनडीपीएफसी एनएनपीएफसी ऐसा लिख दिया, ठीक है, तो वो समझो। एनएनपीएफसी मतलब जो हमारा नेशनल इनकम है वो, एनएनपीएफसी मतलब जो हमारा नेशनल इनकम है वो, और एनडीपीएफसी मतलब जो हमारा डोमेस्टिक इनकम है वो। इसी को थोड़ा सा मतलब और शॉर्ट में इसको यहाँ पे लिख दिया है कि हाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी की टर्म्स है, जो भी की ट्रिक्स है, वो मेंशन है नोट्स में। तो ये हो गया पूरा वैम हमारा एंड पर। थोड़ा सा तो समरी लेना पड़ेगा ना कि पीछे हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि वैम में हम लोग हर एक प्रोडक्शन साइकिल पे कितना वैल्यू ऐड होता है वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम लोग इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इग्नोर करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि डबल काउंटिंग का इशू आ जाता है। फिर फॉर्मूला वगैरह मेंशन है, क्या होता है कुछ फिर कहेंगे कि फॉर्मूला नहीं दिया अपने नोट्स में, कैसे सॉल्व होगा, तो उनके लिए फॉर्मूला भी रिटेन है, ठीक है, कि ये फॉर्मूला है विथ शॉर्ट ट्रिक्स। फिर आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट। अब न्यूमेरिकल दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आएगा ही। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को कैसे फॉर्मूला वगैरह में सेटअप करे वो लिखा हुआ है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को समझने का बस चीज है। अगर समझ आ गया ना रियल डेफिनेशन क्या है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के पीछे, तो वो ऑलरेडी उसका जो भी न्यूमेरिकल है वो खुद आ जाएगा। फिर आता है इनकम मेथड। इनकम मेथड इनकम मेथड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन जान लेते हैं वैल्यू एडेड मेथड का। क्योंकि क्या होता है ना कि नोट्स में बहुत कुछ ऐसा भी नहीं जो मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि वो आप खुद से ध्यान देके खुद से लिखो। अब जैसे वैल्यू एडेड मेथड से हम किसी भी कैलकुलेशन को कर रहे हैं, तो उसमें पहले तो हम इंटरमीडिएट गुड्स का एक्स्ट्रा कोई भी एडिशन वगैरह हम नहीं करेंगे, तो उसमें इंटरमीडिएट गुड्स नहीं इंक्लूड होगा नेशनल इनकम में।
फिर उसके बाद आता है सेकंड हैंड गुड्स का सेल और परचेज इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो कोई वैल्यू ऐड नहीं करता। फॉर एग्जांपल, इफ यू परचेज्ड अ कार, ठीक है, कार परचेज किया, अच्छा चला, 3-4 साल चला, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होता है, नेक्स्ट ईयर लगता है कि नहीं, इसको और सस्ते रेट में बेच के निकालना ही सही रहेगा, तो हम दूसरे को ये सेकंड हैंड कार बेच देते हैं। तो क्या होता है कि सेकेंड हैंड गुड्स इकोनॉमी में वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि जब पहले हमने उनको खरीदा तो वो ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं हमारे इकोनॉमी में, तो सेकेंड हैंड गुड्स का सेल परचेज इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड में आता है कि जो हमारा जो विंडफॉल गेन्स वगैरह होता है, लॉटरी हो गया, जुआ हो गया, ठीक है, ये सब से जो भी प्रॉफिट आया विंडफॉल गेन से, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये इकोनॉमी में वैल्यू ऐड थोड़ी कर रहा है, इन द सेंस हम कुछ गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस थोड़ी कर रहे हैं इसमें। ये तो ऐसे ही, मतलब जो होता है ना, ऊपर वाला खुश हो गया, लो भाई 100 रुपए रख लो। तो इसके लिए कोई मेहनत तो नहीं ना करा, इसके लिए कोई प्रोडक्शन प्रोसेस तो नहीं करा, इसलिए इसको भी हम लोग कैलकुलेशन में ऐड वगैरह नहीं करेंगे। अब आते हैं, अब स्टार्ट करते हैं इनकम मेथड। क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, हम लोग गुड्स सर्विसेज ले तो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह खरीद तो रहे हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह हम लोग खरीद तो रहे हैं, पर क्या होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग तभी खरीदते जब हमारी उतनी इनकम हो रही होती है, हमारा उतना सैलरी हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बुक है मेरे पास, या फिर ये मेरे पास जो पेन है, उस उतना इनकम हो रहा होगा तभी तो ये अफोर्ड कर सकते हैं। तो हम ये कहे कि अगर हमको नेशनल इनकम निकालना है, जीडीपी निकालना हो, तो हम इनकम को भी देखकर निकाल सकते हैं कि हाँ, अगर इसकी इतनी सैलरी होगी, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी वैल्यू इतनी होगी। ऐसा इनकम मेथड को हम लोग कह सकते हैं। अदर नेम जो इनकम मेथड के है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड, या फिर कहे फैक्टर पेमेंट मेथड। फैक्टर पेमेंट मेथड, कुछ याद आ रहा है, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, फर्स्ट सेशन अगर करा होगा तो सुना सुना सा लग रहा होगा। जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको हम लोग कुछ फैक्टर ऑफ पेमेंट भी तो देते थे प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, ठीक है, तो वो हो गया हमारा फैक्टर ऑफ पेमेंट। अब देखो क्या होता है कि इनकम मेथड जो है हमारा, वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का वैल्यू, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट नहीं करता है। क्यों? वाई क्वेश्चन आता है ना, क्यों? यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस इसलिए इन्वॉल्व नहीं रहता है, क्योंकि क्या होता है, मार्केट प्राइस इंक्लूसिव रहता है। मार्केट प्राइस में हम लोग जीएसटी वगैरह, टैक्स वगैरह, ये सब हम लोग ऐड नहीं करते, ठीक है। लेकिन क्या होता है अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सैलरी, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उसको इतना सैलरी मिल रहा है, हाँ चलो उसको फॉर एग्जांपल कुछ सर्टेन सैलरी मिल रही है किसी भी कंपनी के साइड से, पर उसमें क्या है, कंपनी वालों ने अपने एंड से कोई जीएसटी ना ऐड करा, ना कोई डेप्रिसिएशन उसमें सब्ट्रैक्ट या ऐड करा, तो इसलिए उसमें हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस इनकम मेथड में नहीं लिख सकते हैं। रीजन भी मेंशन है, ठीक। अब इसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे फिर फॉर्मूले वाले भी बच्चे आ जाते हैं अपने सेशन में, कहते हैं कि इसको थोड़ा सा फॉर्मूला से रिलेट करके समझाओ कि क्या है, कैसे है। तो क्या होता है कि इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं। पहला कंपोनेंट है, वो है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ये रहा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ, हाँ, सो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो भी टोटल रिम्यूनरेशन पे किया गया एम्प्लॉयज को बाय एम्प्लॉयर्स प्रोडक्शन सर्विस कैरी आउट करने के लिए, चाहे वो कैश में किया हो, चाहे काइंड में किया हो, या फिर कोई भी सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन किया हो, वो। अब ये एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स क्या, एम्प्लॉयज मतलब जो काम कर रहा है, एम्प्लॉयर्स मतलब जिसके अंडर में एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि वेज और सैलरी वगैरह, ठीक है, या फिर कहे वेज इन सैलरी। जो कभी मान लो कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा लिया, कहता चलो जाओ आज 20 रुपए एक्स्ट्रा रख लो, ठीक, तो ये भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ही आएगा। फिर उसके बाद
कुछ कंट्रीब्यूशन वगैरह कर दिया कि हाँ कुछ गवर्नमेंट के साइड से ऐसा आया कि आप अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा काम करने के लिए या फिर ओवरवर्क करने के लिए एक्स्ट्रा पे करो, ऐसा, तो वो भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ही आएगा। फिर उसके बाद जो उसका सेकंड कंपोनेंट आता है वो होता है रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट प्रॉफिट तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है, पर ये रेंट एंड रॉयल्टी क्या है? रेंट मतलब समझो, फॉर एग्जांपल कोई भी जमीन वगैरह है, जैसे हम ना पहले लेक्चर में देखा था कि जो भी कोई भी जमीन वगैरह है उस पे क्या होता है कि ऐसा थोड़ी है कि आपने अपनी जमीन ले ली तो बस उस पैसे ही रखे, तो बहुत लोग सोचते हैं चलो इसका भी हम लोग यूज करके कुछ पैसे थोड़े कमा लेते, क्योंकि क्या होता है बहुत, ये जो टाइम चल रहा है सोचते कि लोग सोचते हैं लोग कि जितने ज्यादा पैसा कमा सके उतना अच्छा, तो लोग खरीदते जमीन वगैरह, तो उसको क्या करते हैं लोग रेंट पे लगा देते कि किसी को जरूरत है उस लैंड की या उस घर की, उसको रेंट पे लगा दिया, और उससे जो भी इनकम कमा रहे हैं वो, तो वो तो इंक्लूड करेंगे ही, प्लस इंटरेस्ट वगैरह। मान लो पैसे किसी को उधारी पे दे दिए तो उस पे जो भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है वो। फिर रॉयल्टी वगैरह, रॉयल्टी क्या होता है कि बहुत सारे ऑथर्स है, उन्होंने अपनी मतलब या फिर कहे सिंगर्स है, गाना वगैरह गा दिया उन्होंने और यूट्यूब पे, जियो सावन वगैरह पे, स्पॉटिफाई पे रिलीज कर दी। अब जितने लोग सुन रहे हैं उस गाने को, उसके बदले उस सिंगर को उतना पैसा मिल रहा है, तो ये रॉयल्टी का पार्ट हुआ। जब तक वो गाना लोग सुनते रहेंगे तब तक उसके अगेंस्ट रॉयल्टी या फिर कहे कमीशन उन सिंगर्स को मिलेगा, चाहे वो सिंगर रहे या ना रहे इस दुनिया में, बट उनका गाना जरूर रहना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जो हमारा लास्ट कंपोनेंट जो कि है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम इन द सेंस कि जो और भी दूसरी चीजें करके इनकम हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे कि कोई एम्प्लॉय बिजनेस में तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ उसने अपने कहते हैं एक शॉप ओपन कर दी किराना का स्टोर, सुबह 9 से 7 तो आप जॉब कर रहे हो, फिर 7 से 10 आके आप अपना स्टोर पे बैठ रहे हो। ठीक है, तो ये मिक्स्ड इनकम का पार्ट हुआ, मिक्स्ड इनकम का पार्ट हुआ। ठीक है, अब फिर इसको जब हम सम अप करते हैं, ठीक है, तो सम अप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू सीओई प्लस ये जो भी रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस, और प्लस मिक्स्ड इनकम। ये छोटू सा फॉर्मूला बन गया, अब इसको खुद ब्रेक डाउन कर सकते हो आप। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट वगैरह आ गया, और मिक्स्ड इनकम तो एज इट इज लिखा रहता है कि हाँ ये मिक्स्ड इनकम है। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन है नोट्स में भी कि ऑपरेटिंग सरप्लस दो तरीके का होता है, या तो प्रॉपर्टी से जो इनकम आया जैसे कि रेंट, रॉयल्टी, या फिर इंटरेस्ट वगैरह, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप अगर आप कर रहे हो तो उससे जो इनकम आया जैसे कि प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, वो सब। अब ये डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भी आता है, सुन लो अभी समझ लो डिविडेंड क्या होता है, क्योंकि आगे जाके ये डिविडेंड वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी है, अच्छा चल रही है, हर साल 150 रुपए, 200 रुपए कमा रही है, पर क्या होता है एक दिन ऐसा आता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर आता है कि कंपनी 400 रुपए कमा लेती है एक्स्ट्रा। तो क्या करती है कि हाँ ओनर लोग खुश हो जाते हैं, चलो अच्छा है ज्यादा पैसे आ गए, तो क्या करते हैं जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया ना उसमें से कुछ पार्ट वो अपने एम्प्लॉयज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि चलो हम लोग ने 200 से सीधा 400 पे जंप किया है, तो लो आप लोग सब 10-10 रुपए एक्स्ट्रा रख लो, तो ये जो 10-10 रुपए एक्स्ट्रा सबको मिल रहा है वो क्या है, वो डिविडेंड है। अब बहुत सारे लोग जो स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वहां पे भी आपने डिविडेंड का कॉन्सेप्ट सुना होगा कि हाँ इसको तो पर शेयर पे 20 रुपए एक्स्ट्रा डिविडेंड मिले, ऐसा। तो वो और कुछ नहीं, जो आप स्टॉक्स परचेज करते हो वो आप कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हो। ठीक है, और जो डिविडेंड आपको मिलता है यानी कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा कंपनी आपको पे करती है, क्यों पे करेगी, क्योंकि उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हुआ उस फाइनेंशियल ईयर में, तो वो डिविडेंड में आया। फिर तीसरा है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कुछ बहुत सारे ऐसे सोर्सेज है जो इन दो कंपोनेंट्स में इंक्लूड नहीं है, उसको हम लोग मिक्स्ड इनकम में रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्यों हम लोग मतलब
एनडीपीएफसी यहाँ लिखे, ऐसा है ना कि अभी पीछे एनडीपीएफसी तो लिख दिए और रीजन भी बता दिए कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोग क्यों नहीं लेते हैं। पर अब फिर क्वेश्चन आता है कि एनडीपी ही एफसी क्यों लिखे। तो क्या होता है कि जो हम लोग फैक्टर पेमेंट करते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, उस पे कोई भी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है। डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हो रहा है, यानी कि डेप्रिसिएशन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, हम लोग जब गोद से निकाल रहे हैं तो यानी कि डेप्रिसिएशन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी टैक्सेस पे करते हैं हम लोग, फैक्टर इनकम को पे करने के बाद, फैक्टर कॉस्ट पेमेंट करने के बाद, हम इनसे थोड़ी मतलब इनके कैलकुलेशन में थोड़ी ना लेंगे। हाँ हाँ, एक मिनट, अरे कमेंट सेक्शन इतना भर दिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, अमेजिंग। इतने लोगों को, हाँ हाँ पूछो। हम्म। वो डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर एनडीपीएफसी गिवन होगा और उससे जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने कह रहा होगा, तब तो डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे। हम पीछे क्या बताए थे, अगर हमको एंड मतलब नेट से ग्रॉस में शिफ्ट करना है तो हमको डेप्रिसिएशन को गोद में लेना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ। जब जीडीपी एमपी निकालना होगा, राइट। हाँ प्लस करेंगे, क्योंकि देखो, ये देखो हम ऊपर एक्सप्लेन भी किए थे यहाँ से फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ ये रहा, ये देखो, अगर ग्रॉस निकालना हो, चाहे वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज प्लस होगा। हम्म, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कस कि हम लोग एनडीपी एफसी पे ही फोकस क्यों करते हैं, जीडीपी एमपी पे क्यों नहीं करते, वो हो गया। अब उसके बाद आता है प्रिकॉशंस। अब जैसे वैल्यू एडेड मेथड का भी प्रिकॉशन था कैलकुलेशन का, वैसे सेम इसमें भी प्रिकॉशंस रहते हैं। तो अब देखो, एक दो प्रिकॉशन, दो तीन प्रिकॉशन तो सेम एज इट इज रहेगा, जैसे कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद विंडफॉल गेन्स वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी लॉटरी वगैरह से पैसा वैसे आ गए इधर उधर से, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वही देख लो, सेम टू सेम है। ट्रांसफर इनकम्स लाइक स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन, ये सब हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है, इसके बदले हम इकोनॉमी में कुछ वैल्यू ऐड नहीं ना कर रहे। अगर गवर्नमेंट हमको स्कॉलरशिप दे रहा है अभी पढ़ाई के लिए, तो क्या है कि अभी तो हम गवर्नमेंट को उसके एक्सचेंज में कुछ नहीं ना दे पा रहे हैं। हाँ, आगे जाकर अगर पढ़ लिख कर अच्छा जॉब वगैरह मिल गया, अपनी कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करने का अपॉर्चुनिटी आया, ये पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि हाँ, हम लोग इसको ये स्कॉलरशिप दे रहे, ये पेंशन दे रहे, तो इसके बदले ये कुछ ना कुछ आगे जाके हमको देगा ही, आगे जाके देगा, अभी नहीं ना दिया है, इसलिए उसको अभी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। सर उसके बाद आता है कि जो सेकेंड हैंड गुड्स है, उसको बेचकर जो भी इनकम आया वो इंक्लूड नहीं करेंगे। पहले ही बता दी थी कि वो सेकेंड हैंड गुड्स पहले ही वैल्यू ऐड कर चुका होगा इकोनॉमी में, जब वो नया नया खरीदा गया होगा। अब जब उसको दोबारा बेचेंगे तो तब वो इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर रहा होगा, ठीक। उसके बाद जो हम स्टॉक वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, उससे भी जो इनकम आया वो भी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब क्या होता है कि रिलायंस का शेयर आपने खरीदा 100 रुपए की वैल्यू से, और वो 120 रुपए हो गया और आपको 20 रुपए प्रॉफिट हो गया, तो इसको नेशनल इनकम में हम इंक्लूड इसलिए भी नहीं करेंगे क्योंकि उसके बदले ना तो हमने कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस करा, ना उसके एक्सचेंज में हमने मतलब कुछ ऐसी सर्विसेज या गुड्स प्रोवाइड की। सो इसलिए नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं हुआ, ना इंक्लूड होगा। ये भी बॉक्स में लिखा हुआ है कि कैपिटल गेन्स आर ऑलवेज इग्नोर्ड, ठीक। विंडफॉल गेन्स नहीं लेंगे,
इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज जो कि ओनर्स प्रोवाइड करते हैं वो इंक्लूड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेड वगैरह आती है घर पे सबके, तो क्या होता है कि हम जो उसके बदले पेमेंट वगैरह देते हैं वो तो उसके बदले वो कुछ ना कुछ तो वैसा क्या होता है, सर्विस वगैरह हम यूज कर रहे होते तभी हम पेमेंट कर रहे हो है, तो वो इंक्लूड करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जो पहले हमने सेविंग्स वगैरह करके रखी थी उससे जो हमने पेमेंट करा वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। यही था प्रिकॉशंस इनकम मेथड का। और यहाँ पे आज का सेशन होता है एंड। अब बाकी जो हमारा रेसिडेंशियल शिप का कॉन्सेप्ट है और एक्सपेंडिचर मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अब इस सेशन के एंड पे जो भी डाउट है कहीं से भी हो, चाहे वो पहले सेशन से हो चाहे वो इस सेशन से हो, पूछ लो या कमेंट कर दो। एक मिनट रुको, इधर आने दो। हाँ सेशन है। हेलो आई एम न्यू हियर। मुझे कोई यहाँ बता दो कि पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री सोशियोलॉजी की भी क्लासेस होती है। हाँ सोशियोलॉजी की नहीं होती है, पर पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री की भी सेशंस होते हैं। एक बार आप प्लानर चेक कर लेना ग्रुप पे, फाइल सेक्शन में जाके सर्च करना अक्टूबर रोड मैप या फिर अक्टूबर प्लानर, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, उसको आप चेक कर लेना। एनएफआईए का फिर से बताओ। हाँ तो क्या होता है हाँ एनएफआईए चलो बता देते हैं और देख लेते हैं। और टाइमिंग बता दो। टाइमिंग भी उसी सेम फाइल के नीचे अटैच्ड है एज अ टेक्स्ट फॉर्म में, और बाकी हम चैनल पे भी डाल देते कि हाँ अभी ये सेशन होने वाला है, आज ये सेशन होने वाला है ऐसा। फीफा माइनस फीटा, हाँ बहुत सही। मतलब जो फैक्टर इनकम हम लोग अब्रॉड से कमाए हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे जितना हमने अब्रॉड को फैक्टर इनकम दिया है, ठीक है। ये एनएफआई हो गया। ओके वेट मैंने पिन कर दिया है ग्रुप में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और कोई डाउट? हाँ सेशन अब बस एंड। लेट से हाँ ग्रुप में पिन है ठीक है तो फिर अब एंड करते हैं सेशन को। और जो भी मतलब बाद में ज्वाइन वगैरह किए तो प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब पर जाकर। और हाँ रिकॉर्डिंग भेज देना ड्राइव में अपलोड करके शगुन। चलो ठीक है तो फिर एंड हेलो। करते हैं। हाँ हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि सोशोलॉजी का क्लास नहीं होता है क्या यहाँ पर? नहीं नहीं सोशियोलॉजी का नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स कवर अप करने चले तो कुछ फिजिकल एजुकेशन के भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ साइकोलॉजी के भी है, तो वो लोग कहेंगे कि फिर मेरे लिए भी सेशंस था वैसा। इसलिए हम लोग सोशियोलॉजी कवर अप नहीं करते, पर हाँ मेन सब्जेक्ट्स जितने भी है वो कवर अप कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अच्छा, तो टाइमिंग क्या रहेगा आप बता दीजिएगा ग्रुप में, है ना? मैं न्यू हूँ ना, अभी ज्वाइन हुआ हूँ अभी। ऑलमोस्ट 3 से 4 ही रहता है टाइमिंग। बट सेशन के पहले, सेशन के 1 घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले हम चैनल पर और ग्रुप पर इन्फॉर्म कर देते अच्छा अच्छा, और कोई फीस है क्या क्लास का या फ्री ही है? हैं अच्छा अच्छा ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट कर रहा है। चलो, ठीक है अब एंड करते सेशन को, जाओ अब। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा रिकॉर्डिंग देख लेना, और डाउट वगैरह है तो टैग कर देना ग्रुप में या फिर डीएम कर देना।